अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस कायनात और हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का सेल्स एंड टिश्यूज़। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम फर्स्ट हाफ में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड हाफ में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि सेल थ्योरी कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया सेल थ्योरी बनाने में। सबसे पहले हम देखते हैं अरिस्टोटल, अरस्तु भी जिसको हम कहते हैं, इसने एक आइडिया दिया था कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। तब इसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इसने एक बहुत जीनियस आइडिया पेश किया था कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं, कोई ना कोई सी चीज़ है जो इनको जोड़ती है। और इस आइडिया की वजह से बाद में कुछ क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हुए और इनमें से एक क्वेश्चन क्या था, इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, या कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स शेयर कर रहे हों, ठीक है, जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में कॉमन हो, कोई ऐसा बुनियादी यूनिट जो कि प्लांट्स और एनिमल्स शेयर कर रहे हों। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट यूज इन 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इससे पहले किसी को भी इस चीज़ के बारे में यकीन नहीं था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट शेयर करते हैं जो कि है सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, अब सेल के बारे में हमने पढ़ना है कि सेल को डिस्कवर किसने किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सेल, आपको पेपर में भी आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। डिस्कवरी ऑफ सेल्स में हमने देखना है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। इसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। ही यूज इज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, इसने अपनी खुद से बनाई गई लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और इसने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। कॉर्क को हम बोलते हैं दरख्त की छाल को, ठीक है। इसने दरख्त की एक छाल ली और उसको एक छोटा सा पीस उसका काटा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। तो इसने क्या ऑब्ज़र्व किया, इसने ऑब्ज़र्व किया हनी कॉम्ब, शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, जैसे इसने वैसे ऑब्ज़र्व किया हनी कॉम्ब। और इसने उस हनी कॉम्ब में क्या देखा, जैसे टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं, शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे खाली कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, इसने वैसे ही छोटे खाली कंपार्टमेंट्स ऑब्ज़र्व किए, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रहा है। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क एज सेलुलाई, और इसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुलाई का, ठीक है, सेलुलाई का नाम दिया। और इस नाम से जो है टर्म अराइज हुई जो कि हम यूज़ करते हैं सेल। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट था एंटोनी वैन लीeuwenhoek, इसने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्ज़र्व किया था। ये डच नेचुरलिस्ट था। कुछ सालों बाद रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद इसने क्या किया, इसने एक तालाब का पानी लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। तो उसमें उसने देखा कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं, हरकत कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म को इसने ऑब्ज़र्व किया और इन लिविंग टाइनी ऑर्गेनिजम्स को इसने नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स का। उसके बाद 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इसने एक आइडिया पेश किया। इसने क्या कहा, इसने कहा कि कोई भी बॉडी जो है उसमें लाइफ नहीं हो सकती अगर वो टिश्यूज़, सेलुलर टिश्यूज़ पे कंसिस्ट ना करे। नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। कोई भी बॉडी उसमें लाइफ नहीं हो सकती, कोई भी जो जिस्म है वो ज़िंदगी नहीं रख सकता अपने अंदर अगर वो सेलुलर टिश्यूज़ पे कंसिस्ट ना करे या वो सेलुलर टिश्यू से बना ना। सेलुलर टिश्यू टर्म क्यों इस्तेमाल की गई है, क्योंकि आपको पता है जो टिश्यूज़ हैं वो सेल्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 1831 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट था एक रॉबर्ट ब्राउन, इसने डिस्कवर किया सेल को। इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, इसमें सारा हेरिडिटी मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद
डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हुई? 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट हम ऐसे साइंटिस्ट को बोलते हैं जो कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैथियस श्रैडन एक बॉटनिस्ट था। इसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और इसने पहली स्टेटमेंट दी जो कि सेल थ्योरी के को बनने में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई। और इसने स्टेटमेंट क्या दी? ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। एग्रीगेट का मतलब होता है मजमुआ। तो तमाम प्लांट्स, उसने कहा कि वो मजमुआ है सेल्स का, ठीक है, सेल्स का। और हर सेल जो है वो फुली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो किसी दूसरे सेल पे मुनहसर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम खुद करते हैं। हर सेल अपना काम खुद सर अंजाम देता है, वो किसी दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता। और तमाम प्लांट्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं? सेल से। और हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये आइडिया किसने पेश किया? ये मैथियस श्रैडन ने पेश किया। और ये इसने कब बताया? 1838 में प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी करके। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है थियोडोर शवान। इन 1839 अ जर्मन जोलॉजिस्ट। ये जर्मन जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट हम ऐसे साइंटिस्ट को बोलते हैं जो कि एनिमल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसने स्टेटमेंट दी ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसने कहा कि तमाम एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं? इंडिविजुअल सेल से मिलके बने हैं। मैथियस श्रैडन ने क्या बोला था कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो इंडिविजुअल सेल से मिलके बने हैं। और अब थियोडोर शवान ने भी कह दिया कि तमाम एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल सेल से मिलके बने हैं। तो इन दोनों की जो स्टेटमेंट्स थी ये सेल थ्योरी की इनिशियल फॉर्म थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी और ये सेल थ्योरी की इनिशियल फॉर्म थी। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चू जर्मन फिजिशियन था। इसने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पेश की जो कि सेल थ्योरी का हिस्सा बन गई। ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने कहा कि तमाम लिविंग सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है। वो अराइज पहले से मौजूद सेल से होते हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि एक सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल बनते हैं। नया सेल पुराने सेल से बनता है। 2 सेल डिवाइड होते हैं तो 4 सेल बनते हैं। 4 डिवाइड होते हैं तो 8 सेल बनते हैं, ठीक है। इस तरह इस लिहाज से जो कि अब हमें कम्प्लीटली एक प्रोसीजर पता है कि सेल्स डिवाइड कैसे होते हैं, इसने तब ये बात बता दी थी कि जो तमाम लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब सेल थ्योरी की जो एक मॉडर्न फॉर्म है उसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एग्ज़ाम में आपको अगर क्वेश्चन आए कि स्टेट सेल थ्योरी, तो उसमें आपने 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? एक या एक से ज़्यादा सेल्स के मिलने से बनते हैं। सेकंड है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, बेसिक यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे कि अब हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज सेल से होते हैं, बनते सेल से हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि ज़िंदगी का जो बेसिक यूनिट है, स्टार्ट ज़िंदगी कैसे होती है? सेल से होती है। तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है। थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो हैं वो अराइज कैसे होते हैं? पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन के बाद नए सेल्स अराइज होते हैं। तो ये सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया है। हमने सेल्स की हिस्ट्री भी पढ़ ली है कि सेल कैसे किस किस साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल थ्योरी जो है उसके 3 प्रिंसिपल्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये भी पढ़ लेते हैं। ए सेलुलर, ए का मतलब होता है नॉट, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेल्स पे कंसिस्ट नहीं करते, या सब सेलुलर हैं, या सेल्स का छोटा हिस्सा है, सब सेलुलर है। जैसे कि हमने देखा कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और ये ऑर्गेनेल्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल से, जो कि डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। तो हमने आज सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बताया इन्होंने कि
फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? सेल से, एक या एक से ज़्यादा सेल से। लेकिन अब हमने ऐसे पार्टिकल्स पढ़ना है जो कि सब सेलुलर हैं या ए सेलुलर हैं, जो कि सेल्स नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। वायरस, प्रायॉन्स और वायराइड्स। हमने थर्ड चैप्टर में वायरस, प्रायॉन्स और वायराइड्स के बारे में पढ़ा था कि वायरसेस क्या हैं, ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ठीक है। और ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से हम इसको ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली कंसीडर कर पा रहे हैं, ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर पा रहे हैं, ठीक है। और प्रायॉन्स और वायराइड्स के बारे में भी हमने देखा कि ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स में। ये सेल्स पे कंसिस्ट नहीं करते, ये सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रन नहीं करता। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू फूड जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन वायरस, प्रायॉन्स और वायराइड्स में मेटाबॉलिज्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। They show some characteristics of living organism, that is they can increase in number and can transmit their characters to next generation. अब हमें पता है कि वायरस अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर मौजूद है तो हम कहेंगे कि नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाता है तो ये लिविंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है और ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये अपना नंबर इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा ये अपने करैक्टर्स को भी नेक्स्ट जनरेशन्स में ट्रांसमिट कर सकता है। इसलिए वायरस जो है वह बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो नॉन लिविंग शो होगा, लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, अंदर एंटर हो गया है, तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और अपने करैक्टर्स भी ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी शो करता है वायरस। We know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdoms of organism। और ऐसे जो acellular हैं या सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनको हमने 5 किंगडम्स में क्लासीफाई नहीं किया। 5 किंगडम्स हमने पढ़े हैं थर्ड चैप्टर में, तो उन 5 किंगडम से हमने इनको क्लासीफाई नहीं किया, जबकि वायरसेस को अलग से रख दिया है, जो कि बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, और इसको एसेलुलर पार्टिकल्स कह दिया गया। हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, और यहाँ पे एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें हिस्ट्री बताई गई है सेल थ्योरी की। ऊपर यहाँ पे इन्होंने ज़कैरिस जैनसन, जिसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट हुक ने फिर उसके बाद डिस्कवर किया सेल। उसके बाद A.V. ल्यूमैन हुक ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज़म, इसने पॉन्ड वाटर लिया था और उसको ऑब्ज़र्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद J.B. लेमार्क प्रपोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़, इसने इम्पोर्टेंस बताई टिश्यूज़ की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर मैथियस शेल्डन ने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और इसने बताया कि तमाम प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं सेल्स पे। उसके बाद थियोडर शवान ने एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी किया और इसने कहा कि ये भी इंडिविजुअल सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद डॉस विर्चो ने प्रपोज़ किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद लुइस पास्टर, इसने जो वर्चूज़ का आइडिया था उसको प्रूव किया। रुडोल्फ विर्चो ने आइडिया जो दिया था कि तमाम जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, तो लुइस पास्टर ने इस आइडिया को प्रूव किया थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी पढ़ लिया है, उसके बाद सब सेलुलर और सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ लिया है, जो कि वायरस, प्रायॉन्स और वायराइड्स हैं। ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।